हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इवोल्यूशन पार्ट 3 वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम जो हमने अभी तक सीखा, हम लोगों ने अभी तक क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स को देखा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को देखा। अब हम देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इसको प्रूव करते हैं कि इस तरह से जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। जो हमने थियरीज अभी तक देखी हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, इसके एविडेंसेस को अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें, तो उसके लिए हम लोग इसमें आपके सिलेबस में भी दिया हुआ होता है कि एविडेंसेस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Introduction to the previous lecture. As we have discussed the chemical theory to explain the origin of life, life is originated as the primitive cell with the ability to replicate, absorb nutrition and repair the damage. ये हमने अभी जो मॉडर्न थियरी जिसको origin of life की जो थी, हमने जिसको समझा था अभी, जिसमें कि हमने देखा कि सबसे पहले जो है वो origin of life में आप देखते हो कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट होकर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ये फिर कंबाइंड होकर के एक लिविंग सेल का फॉर्मेशन करते हैं। लिविंग सेल वो सेल जिसमें कि सेल्फ रेप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा इनमें ग्रोथ प्रेजेंट होती है टू बाय एब्जॉर्बिंग द नरिशमेंट फ्रॉम देयर आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसके अलावा वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है। इसके अलावा रिपेयर डैमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं। दीज सिंगल सेल्स आर द स्टार्टिंग मटेरियल टू फॉर्म द मल्टी सेलुलर सिस्टम एंड इवेंचुअली द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। इन एडिशन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एक्वायर फीचर्स ओवर टाइम टू अडॉप्ट द बेटर टूवर्ड्स change environment. The progressive achievement of the organism is the process of known as evolution. Aristotle has considered evolution as a ladder of chain or secular nature, evolving the hierarchy linking of the series of forms. तो एनवायरमेंट का जो चेंज होता है दैट एक्चुअली लीड्स टू द इवोल्यूशन। किसी भी इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर जो सेटअप्स होते हैं उसमें कोई भी स्पीशीज़ अपने आप को नरिश करने के लिए, अपने आप की स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे चेंजेस जो है वो अपने अंदर लेके आती है, उनको अडेप्ट करती है। और उन्हीं चेंजेस के ख़त्म होने के बाद वो स्पीशीज़ जो होती है वो बदलते हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को सक्सेसफुली फ्लरिश करने के लिए, अपनी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इन्हीं चेंजेस के एक्यूमुलेशन को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। इसके बाद में हम देखते हैं केमिकल इवोल्यूशन। द टर्म इवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंज फ्रॉम वन फॉर्म to the another. Change in the living organism with the time is known as organic or biological evolution. The process of evolution can be understood from the fact that the unicellular organism appears first, then simple multicellular, and then later development of the complex multicellular organism, which such as seed, plant and vertebrate animal. The fishes were the initial early vertebrate, and it gradually changes to form the amphibians. तो इवोल्यूशन कहने का मतलब है कि इवोल्यूशन जो है वो लगातार हमारे आसपास घटित हो रहा होता है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के अगर हम रिप्लेसमेंट को देखना चाहें तो ये काफ़ी वर्षों का एक कोर्स होता है। इसमें काफ़ी वक्त लगता है। इसी तरह से हम इवोल्यूशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्पीशीज थी वो वाटर थी, एक्वेटिक एनिमल्स जो थे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। इसके बाद धीरे धीरे एम्फीबियंस हुए जो कि अर्थ में और वाटर दोनों में ही अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करते हैं, और इसके बाद जो है वो टेरेस्ट्रियल और एवियन स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हुई। तो इवोल्यूशन जो है वो लगातार हो रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन इसे देखने या समझने के लिए हमें काफ़ी वर्षों का समय जो है इसमें लगता है। द फिशेज वर द इनिशियल अर्ली वर्टिब्रेट एंड ग्रेजुअली चेंज टू फॉर्म द एम्फीबियंस. These amphibians has produced reptiles, and those evolved further to birds and mammals. These hierarchy linking of the different species is considered by the ladder of chain. एरिस्टोटल ने जैसा कि बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्ली एटमॉस्फेयर एंड लेटर एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें किस तरह के चेंजेस हुए, जो कि हम मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट है, या ओपेरन एंड हेल्डल के जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि किस तरह से
एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस हैं वो हुए होंगे। एनर्जी जो है यहाँ पे सन के थ्रू दिखाई हुई है। और फर्स्ट जो कंपाउंड थे जो कि इनिशियल रिएक्शंस में जिन्होंने पार्ट किया, दैट वो हो सकते हैं आपके हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, जिन्होंने कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड और कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया, और इनसे ही फिर जो हैं फिर फर्दर अलग अलग जो आयंस थे उनका फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं लेटर एटमॉस्फेयर जो है उसमें आपके और भी मटेरियल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, लाइक H2O, यहाँ पे दिखाया हुआ है H2O से SO4 ऑक्सीजन जो थे हैं वो लिबरेट हुए थे। यहाँ पे जो अर्ली एटमॉस्फेयर है उसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी इनका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, यानी किसी भी तरह का अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द आफ्टर दैट व्हाट आर द साइंटिफिक एविडेंसेस दैट ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब हमारे पास इसके क्या प्रमाण है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले से जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके इवोल्यूशन से हुआ है। स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गिव क्लू अबाउट द सेवरल सिमिलैरिटीज बिटवीन द रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंपैरिजन है जो कि उनके स्ट्रक्चर या उनके फंक्शन से हम कंपेयर करके ये हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व हुए हैं। और इसमें बेसिकली हम दो तरह की ऑर्गन्स को देखते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन। Morphological and structural evidences. Comparative study of the morphology and anatomy of the organism indicate that a few of those features are similar. अगर हम एनिमल्स की एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे टर्म्स हैं या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटी हम शो कर सकते हैं, लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज इवॉल्विंग ओवर द टाइम विद डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर हम देखना चाहें तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, उसके बाद आप देखेंगे जो आपके पॉरीफेरेंस हैं, धीरे धीरे मल्टी सेल्युलैरिटी जो है वो अराइज हुई। इसी तरह से सिमेट्री है, इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इसमें यहाँ पे कंटिन्यूस चेंज जो है या कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इंडिविजुअल जो है वो आपको नजर आता है। अमीबा जो है वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। स्पंजेस कैसे हैं आपके, मल्टीसेलुलर। बट दीज सेल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टिश्यू टू एग्जिबिट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, टिश्यू की फॉर्म में, बट लेटर डू नॉट फॉर्म ऑर्गन एंड दिस इज द टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटिहेल्मिन्थेस की अगर आप बात करेंगे या हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वो कैसे होते हैं, उनमें ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसी के साथ आपकी एक टर्म्स आती है होमोलोगस सिस्टम। होमोलोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जिनका कि बेसिक डेवलपमेंटल प्लान जो है या बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिमिलर होगा उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है और फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारी बुक्स में इसको स्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से बताया होता है कि स्ट्रक्चर सिमिलर होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता है, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान है यानी बेसिक जो डेवलपमेंटल प्लान है वो सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। इसी के साथ ही आपके जो मॉर्फोलॉजिकल प्लान है वो भी इनका डिफरेंट हो सकता है। होमोलोगस ऑर्गन्स में जाती है द ऑर्गन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द कॉमन डिसेंडेंट which look different and perform the different functions but has similar structures, similar topographic origins and similar embryonic origin are called homologous organs। यानी homologous organs जो होती हैं वो बेसिकली डिपेंड होती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से। इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से देख सकते हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि ह्यूमन, कैट, व्हेल एंड बैट, इनमें जो आपके 4 लिम्स हैं उनके स्ट्रक्चर को इसमें दिखाया हुआ है। सभी का बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या कहता है कि इसमें ह्यूमरस प्रेजेंट होगा, रेडियस प्रेजेंट होगी, देन अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस एंड फैलेंजीज। तो आप देख सकते हैं कि सभी में ऑर्गेनाइजेशन प्लान जो है वो इसी तरह से है, सभी में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो मॉर्फोलॉजिकल अपीरियंस है, जो बाहर की अपीरियंस है वो डिफरेंट है। लाइक वेल में ये आपके फ्लिपर की तरह वर्क कर रहा है एंड बैट में जो हैं ये आपके विंग्ड एनिमल्स, विंग की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है। फंक्शन हम इस तरह से अलग कर सकते हैं कि चूंकि सभी लोकोमोशन से रिलेटेड है लेकिन लोकोमोशन जो है वो अलग अलग है। लाइक फ्लाइंग है किसी में स्विमिंग है, किसी में वॉकिंग है, किसी में रनिंग है। ठीक है, और अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर जो होते हैं सभी में सिमिलर है, यानी इन्हें हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन्स। तो 4 लिम्ब ऑफ
एक दूसरा टर्म आता है आपका एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, ये हमने बात करी होमोलोगस ऑर्गन्स की। तो होमोलोगस ऑर्गन्स में फोर लिम्ब ऑफ द वर्टिब्रेट, एग्जांपल जिसे हमने अभी डायग्राम के थ्रू देखा। सेकंड आपके फिन एंड फ्लिपर्स हो गए थे, पेक्टोरल फिन्स ऑफ द फिन्स एंड फिशेस, फ्लिपर्स ऑफ द डॉल्फिन्स आर फ्लैटेंड ऑर्गन्स यूज्ड फॉर द स्विमिंग बट बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। द फ्लिपर्स आर द मॉडिफाइड पेंटाडेक्टाइल फोरलिम्ब where the fins are pentadactyl. Gradual modification in the several cases organs of the organ or tissue exhibit gradual modification during the course of ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जैसे कि आपके देखेंगे आप हार्ट है, हार्ट में जो है टू चैम्बर हार्ट जो है आपके वीनस हार्ट जो है ये फिशेस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आप देखेंगे तो हार्ट जो है चैम्बर्स में उसमें ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन आया, ठीक है, चैम्बर्स में ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है। इसके बाद आप देखेंगे जो आपके एम्फीबियंस है उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। उसके बाद अब देखें बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड बट कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होते, एंड मैमल्स में जो है और रेप्टाइल्स में भी आपके कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं लेकिन फोर चैम्बर्ड होते हैं लेकिन कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होते। लेकिन आप बर्ड्स में और ह्यूमंस में देखेंगे तो कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन यानी आप एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स में जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हुए इस तरह से हुआ है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद ही आप एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं, जहां हम इसे इस डायग्राम में देख सकते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फंक्शंस जो होते हैं वो इनमें सेम होते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न जो है वो ये होता है कि जब अलग अलग एक ही स्पीशीज जो है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, या हम कहें कि अलग अलग स्पीशीज जो है वो सेम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ठीक है, अलग अलग स्पीशीज हैं वो एक ही तरह की सिचुएशन को फेस कर रही हैं। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें हर एक स्पीशीज अपने आप को जिसको फ्लरिश कराना है, जिसकी रिक्वायरमेंट सेम है, तो उसमें ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो इस तरह से हो जाता है कि वो सिमिलर हो, यानी उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हुए भी उनके फंक्शन जो है वो सिमिलर हो जाते हैं। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स में फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड, फोर लिम्ब ऑफ बर्ड्स एंड फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग्स। अगर हम इन सभी को टेरेस्ट्रियल रीजन में देखते हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन सभी के स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है क्योंकि इनके फंक्शन सिमिलर हैं। सभी में फोर लिम्ब्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है ये सिमिलर हो जाती है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। इसके बाद में हम बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक्स की। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक ये दो टर्म्स होती हैं। मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक दोनों ही क्या होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इस तरह की क्लासेस होती हैं जो कि किन्हीं दो जो क्लासेस होती हैं, ग्रुप होती हैं, उनके कैरेक्टर्स को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम भी एग्जांपल से देखेंगे। मिसिंग लिंक्स जो होते हैं वो बेसिकली एक्सटेंट स्पीशीज के लिए हम मिसिंग लिंक यूज करते हैं, जबकि कनेक्टिंग लिंक जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर दो स्पीशीज के कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मिसिंग लिंक कैसे होंगे, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर ऑफ द टू एग्जिबिटिंग कैरेक्टर ऑफ द टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक जो होते हैं वो बेसिकली दो पास के ग्रुप, लाइक अगर हम बात करें कि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा या एनालिडा और मॉलस्का, इस तरह से, ठीक है, लाइक वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट और आप कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, इस तरह से जो दो पास में प्लेस्ड ग्रुप हैं उनके बीच में कोई इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि दोनों ग्रुप्स के कैरेक्टर्स को शो कर रहा होता है। यूग्लिना हैज अ ड्यूल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल के बीच की कैरेक्टर जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हम इसे प्लांट और एनिमल दोनों ही ग्रुप्स में कंसिडर कर सकते हैं। बट यूग्लिना इज मोर एनिमल देन द प्लांट। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि यूग्लिना जो है वो इसमें मोबिलिटी प्रेजेंट होती है, सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा जो इसमें कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो भी स्टार्च नहीं होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन का ही डेरिवेटिव होता है वो प्रेजेंट होता है।
इसके बाद हम देखते हैं पेरिपेटस। पेरिपेटस इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में प्रेजेंट होता है। इट हैज वर्म लाइक बॉडी, अनजॉइंट लेग सिमिलर टू द एनालिड्स, वेयर इज क्लॉ, जॉज, ट्रेकिया एंड डॉर्सल ट्यूबुलर हार्ट एज आर्थ्रोपोड्स. Then egg laying animals. Egg laying animals are the connecting link between the reptiles and mammals. तो egg laying mammals, reptiles कैसे होते हैं आपके? egg laying होती है, जबकि mammals यंग वंस को देते हैं. इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस, ये क्या होते हैं आपके? एग लेइंग मैमल्स होते हैं जो कि आपके रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में होते हैं. दे हैव फ्यू मैमेलियन कैरेक्टर्स सच एज हेयर्स, मैमरी ग्लैंड्स, डायफ्राम वेयर इट हैज ले एग्स. एक्चुअली हम प्रोटोथीलियन की बात कर रहे हैं, एंड विद योक एंड एगशेल्स सिमिलर टू द रेप्टाइल्स. देयर आर फ्यू अदर कनेक्टिंग लिंक्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नियोपिलाइना, एनालिडा एंड मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है. बेलेनोग्लॉसेस कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के बीच होती है. बेलेनोग्लॉसेस इज द एग्जांपल ऑफ हेमिंग कॉर्डेटा. इसके बाद में आप कॉलिंकेंथ होते हैं जो कि बोनी फिशेज एंड एम्फीबियंस के बीच में होती है. स्पिनोडोन जो है एम्फीबियन रेप्टाइल के बीच में प्रेजेंट होता है. कनेक्टिंग लिंक क्लियरली हाईलाइट द फैक्ट दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टुगेदर टू फॉर्म ए कॉमन एंसेस्टर. तो इन कनेक्टिंग लिंक्स जो होती हैं ये भी एक एविडेंस शो करती हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक सीक्वेंस में इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो इनमें बेसिक एक होता है फैक्टर जो कि इनके इवोल्यूशन को लीड करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरस, ये एक टेबल है जो कि आपको कनेक्टिंग लिंक के बारे में शो कर रही है. इसके अलावा एविडेंसेस अगर हम देखना चाहें, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में बायोजेनेटिक लॉ जो कि हीकल ने दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है उसमें पहले उसके स्पीशीज के कैरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं और उस इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स जो हैं वो बाद में सेट होते हैं. ठीक है, यानी ऑन्टोजेनी जो है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और फाइलोजेनी जो है वो होता है आपका किसी भी स्पीशीज का डेवलपमेंट. यानी हमेशा किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में पहले उसकी फाइलोजेनी जो है वो, यानी उसके एंसेस्टर्स के कैरेक्टर्स जो है वो पहले आते हैं. इसको हम किस तरह से देख सकते हैं? लाइक आप देखेंगे कि जो भी एम्ब्रियो है उनके डेवलपमेंट, यानी आप ह्यूमन एम्ब्रियो को ही देखेंगे तो ह्यूमन एम्ब्रियो में भी जो डेवलपमेंट होता है उसमें आप शुरू में जो आपके स्ट्रक्चर है वो सभी में सेम है. आप फिशेस का एम्ब्रियो देख लीजिए, आप बर्ड्स का देख लीजिए, मैमल्स का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, सभी के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. यानी जो अर्ली डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सभी में. कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है, लाइक गैस्ट्रुलेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है. ठीक है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो एक बेसिक डेवलपमेंटल प्लान है वो सभी में सिमिलर होता है. तो एम्ब्रियोलॉजी के थ्रू भी हम ये बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो या किसी भी स्पीशीज का जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है. ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा पहले जनरेट होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा बाद में जनरेट होते हैं. आप ये देखेंगे कि लाइक गिल्स जो है ये फिशेस की, एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, लेकिन जो एम्ब्रियो होते हैं, मैमल्स का जो एम्ब्रियो है उसमें भी गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लेटर ऑन जो है वो गिल क्लेफ्ट बंद हो जाते हैं, लेकिन फिशेस में और एम्फीबियंस में जो है वो बने रहते हैं. सो देयर इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी ये भी बताता है कि इवोल्यूशन जो है वो एक सीक्वेंस में जनरेट होता है. इसके बाद में हम देखते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस इज द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स. तो फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेस पे हम किस तरह से इसको देख सकते हैं कि फॉसिल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके एनिमल्स के डिपोजिशन से बनते हैं. एनिमल्स का डिपोजिशन जो है वो अलग अलग रॉक्स में अलग अलग होता है. तो आप ये देखेंगे कि जो नीचे वाली लेयर होती है किसी भी रॉक में वो ऑर्गेनिजम्स पहले डेवलप हुए होते हैं और लेयर जो अपर लेयर में एनिमल्स मिलते हैं उनका डेवलपमेंट बाद में होता है. तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं इज द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड्स. द पैलियोंटोलॉजी स्टडी द नंबर एंड द फॉसिल नेचर फॉसिल्स in the early rocks, distribution of the fossils in successive strata. Now the question, what are the fossils and how it is formed, and provide information about the evolution.
अब हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से ये हमें इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो फॉसिल्स आर द रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड बाय द नेचर मीन्स इन सम मीडियम। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसमें नेचर भी प्रिजर्वेशन करती है, ठीक है। अंबर सॉल्ट है, ऑयल स्प्रिंग्स है, आइस है, इसके अलावा आपके सेडिमेंट्स हैं, सॉइल है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो इस तरह के फॉसिल पार्ट्स होते हैं जो कि दब जाते हैं, तो वो फॉसिल्स के फॉर्म में अपना बच जाते हैं, ठीक है। तो मीडियम ऑफ फॉसिल फाउंड इन द सॉइल आर सेडिमेंट्री रॉक, अंबर, एस्फल्ट्स, वॉल्केनिक ऐश, आइस, पिट बॉग, सैंड, मड। ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे कि हम ये प्रिजर्व हो जाते हैं बाय नेचर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, व्हाट इज द मैकेनिज्म सॉइल फॉर्मेशन? फॉसिल फॉर्मेशन किस तरह से होता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, द डेड मटेरियल और द सी और लार्ज लेक and land carried to the sea or large lake by the river sink down and get buried in the rock। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें ब्यूरिड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई सेडिमेंट वाटर में या अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, धीरे धीरे ये क्या होते हैं कि वाटर में चले जाते हैं और वाटर में जो कहीं ये प्रिजर्व हो जाते हैं। सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन दिस कंडीशन एंड प्रिवेंट द डिके टू और रिड्यूस द डिके रेट टू मिनिमल। तो जैसे अगर हम ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? डिके भी नहीं होगा, क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस जो होते हैं वहाँ पे नहीं होता है। As a result, animal remained preserved in the rock and formed the fossils. Hard remains of the dead animals got preserved layer by layer in the sedimentary rock. और sedimentary rock में क्या होता है? ये animals जो हैं layer के form में preserved हो जाते हैं। The fossil present in the deeper layer are easier, and our layer had more recent fossils. There are 7 different kind of fossils. Several different kind of. These fossils are distributed in amber, asphalt, ice, volcanics. अलग अलग तरीके, जिस भी आपके मीडियम में फॉसिल्स जो हैं वो प्रिजर्व होते हैं, उन सब का फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। थैंक यू।